नमस्कार। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मोदी 3.0 का पहला बजट पेश होने के बाद निवेशकों के मन में सबसे बड़े सवाल ये हैं कि अब आगे क्या होगा। क्या अभी तक वो जो चलता आया वो चलेगा या फिर कोई नई थीम कई मल्टी बैगर पैदा करेगी। इस बजट में कुछ ऐसे हिडन सेक्टर हैं या फिर कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो आगे चल के आपके पोर्टफोलियो में दमदार रिटर्न देकर हरियाली भर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बजट के दिन भारी गिरावट से बाजार ने दमदार कमबैक किया वो शायद यही बताता है, या फिर ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अभी बड़ी पिक्चर शेयर मार्केट की बाकी है। आप खुद देखिए, पिछले बजट से इस बजट तक निफ्टी ने 39%, हम आपके सामने कुछ डाटा लेकर आए हैं, पिछले बजट से इस बजट तक निफ्टी ने 39% का रिटर्न दिया है। सेंसेक्स ने 36% का रिटर्न दिया है। मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो 80% से ज़्यादा का रिटर्न दे चुके हैं ये। अब आप सोचिए, बजट टू बजट की कहानी है। अब यहाँ पर हम लोग ये समझेंगे कि कौन से इंडेक्स यहाँ पर देखे जा सकते हैं। आप देखिए, सबसे ज़्यादा चलने वाला इंडेक्स पता है कौन सा था बजट टू बजट? रियलिटी इंडेक्स 167% का रिटर्न दे के गया है, पैसा बना है इसमें। उसके बाद नंबर 2 पर ऑटो आता है यहाँ पर, और इसके सामने आपके सामने अब आप देखिए और भी फार्मा, होम, मेटल हो, तमाम इंडेक्स हैं जिन्होंने अच्छे रिटर्न यहाँ पर दिए हैं। इस बजट से अगले बजट तक अब कौन से सेक्टर चलेंगे, कहाँ पैसा बनेगा, खासकर 2-3 सेक्टर ऐसे हैं जो हम लोग उन पर चर्चा करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आगे इन ऐलानों के ज़रिए क्या एक नई तेज़ी बाज़ार में आ सकती है, फिर एक नया सेक्टर बूस्ट देखने को मिल सकता है। और इसमें हमारी मदद करेंगे दिग्गज जाने माने मार्केट एक्सपर्ट डॉक्टर रवि सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर्ष, यहाँ पर बोलने के लिए थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले आप समय निकालते हैं हमारे लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो सबसे पहले सर, मैं यहाँ पर अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि जो बजट में एलोकेशन हुआ है सेक्टर वाइज, वो कहाँ कहाँ हुआ और किस हिसाब से हुआ है, ताकि और स्थिति साफ हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले किसको कितना पैसा मिला है ये जानने की कोशिश करते हैं। सबसे जो ज़्यादा पैसा मिला है, या फिर कहें कि जो पिछली बार की तरह जो उसको आगे कंटिन्यू किया गया है, वो है डिफेंस सेक्टर, करीब 6,21,000 करोड़ रुपए का। दूसरे नंबर पर जो आता है वो है रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज, करीब करीब 2.78 लाख करोड़ रुपए। तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जो पैसा एलोकेट हुआ है वो रेलवे सेक्टर है, करीब 2.5 लाख करोड़। उसके बाद केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स हैं, और उसके बाद कृषि आता है करीब करीब 1.30 लाख करोड़ रुपए। इसके अलावा एक जो चीज़ें कुछ यहाँ पर ज़्यादा आवंटित करते हुए देखिए पिछले साल के मुकाबले, यहाँ पे अर्थ साइंस से जुड़े, यहाँ पर जो स्पेस से जुड़े स्टॉक्स हैं वो हो गए, जल शक्ति हो गया, रिन्यूएबल स्पेस हो गया, इसमें अच्छा खासा एलोकेशन होते हुए दिखा है यहाँ पर। सर, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये रहेगा, बजट को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कैसा रहा बजट, कैसा लगा आपको ये बजट? देखिए, ये कहा जाए कि आप यहाँ पर इस समय मोदी जी के 3 पॉइंट का जो बजट है उसका एक तरीके से पंचनामा आज हम लोग कर रहे हैं, और पंचनामे में ये समझेंगे कि कौन आपके फायदे के लिए है और कहाँ पर आपको थोड़ा सा चूना लगा है या नुकसान हुआ है। तो हर्ष, आपने बिल्कुल सही बताया, लेकिन बजट की एक पहली प्रतिक्रिया में अगर मैं जाता हूं तो मैं सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ मुझे जो वो हुआ है सिर्फ एसटीटी को लेकर, और दूसरा जो उससे बड़ा जो डिसअपॉइंटमेंट हुआ है वो हुआ है यहाँ पर एलटीसीजी को लेकर, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आने के बाद थोड़ा सा इन्वेस्टर की जेब में पैसे और कम बचेंगे, और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। तो जो डिसअपॉइंटमेंट है वो स्टॉक मार्केट का वो यही है, क्योंकि देखिए मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं आप, तो पहले तो एसटीटी बढ़ गया, 15% से बढ़कर 20% हो गया। अब इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी स्टॉक में 500 रुपए कमाएंगे और 30% स्लैब में आ रहे हैं, तो 250 रुपए आपको सरकार को देना पड़ेगा, 50% का टैक्स करीब बैठता है। ये कहीं ना कहीं से रिटेल इन्वेस्टर के लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है। दूसरा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपको 12% देना पड़ेगा, 10 से बढ़ाकर 12 कर दिया, जो कि कहीं ना कहीं से इन्वेस्टर को थोड़ा सा दुखी करता है। और सरकार को, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम ये बात कर रहे हो कि हम वर्ल्ड में नंबर 1 बनने की कोशिश कर रहे हो, विकसित भारत की बात कर रहे हो, तो ये छोटी मोटी जो चीजें हैं इस पे सरकार को वापस से गौर करना चाहिए, और यहाँ पर एसटीटी या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को कम करने के बजाय जो बढ़ाया है, ये कहीं ना कहीं से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट है। अब दूसरी तरफ आते हैं, जो आपने बात कही, पूरा ओवरऑल बजट कैसा है। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, बजट अपने आप दिखा रहा है कि अभी जिस हिसाब से सरकार ने यहाँ पर लॉन्ग टर्म गोल दिया है, विकसित भारत की बात की है, सेक्टर एलोकेशन किया है, एसेट मैनेजमेंट की बात की,
वो सारी चीजें ये दिखाती हैं कि मार्केट तो बुलिश है और मार्केट आगे बुलिश रहेगा, कोई डरने वाली बात नहीं है। तो एक अच्छा है एक बुरा है, रिटेल के हिसाब से थोड़ा पेन होता है, दर्द होता है कि थोड़ा अगर उसमें भी छूट मिल जाती तो ब्रोकर भी सरवाइव कर पाते, रिटेलर को और बेनिफिट में यहाँ पर मिल सकता। ठीक है सर, आपने बहुत अच्छे से पंचनामा किया, लेकिन मैं अब आपकी बात कही सर उस पर और क्लैरिटी जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले चीज़, बाज़ार में क्या आपको जो जिस तरीके की बातें निकल कर आ रही है, बबल बबल बबल, क्या ये आपको बबल दिखता है? दूसरी चीज़, सब बोलते हैं कि रिटेल निवेशक की ताकत, रिटेल निवेशक की ताकत है यहाँ पर, लेकिन एक बात तो सच ये भी है ना कि सर रिटेल निवेशक तो बिना रिसर्च करके पैसा लगाते हैं और डालते चले जा रहे हैं, डालते चले जा रहे हैं, ये बात भी फैक्ट है। तो किस दम की मजबूती की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर? देखिए हर चीज थोड़ा सा, अगर आपको बात को और थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करें, देखिए रिटेल इन्वेस्टर कहते हैं ना, जनता सब जानती है। जी। यहाँ पर सब जानने का मतलब जो आज आप डिकोड कर रहे हैं, जिसमें कि डिफेंस काउंटर की बात करी आपने, रेलवे की बात करी है, रोड काउंटर की बात कर रहे हैं, जो एसेट एलोकेशन है जो विकसित भारत की सरकार ने, देखो इसमें कोई डाउट नहीं, कुछ चीजें बुरी हैं कुछ अच्छी हैं, मैंने बुरी बात भी बोली है, अच्छी बात भी ये बोलूंगा कि 2014 के बाद से सरकार ने आज जो रोड कंस्ट्रक्शन जिस हिसाब से डेवलप किए हैं, जो नींव रखी है, उस नींव पे बढ़ते भारत की तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है स्टॉक मार्केट से। और जी। स्टॉक मार्केट में रिटेलर ये सोच कर नहीं है, रिटेलर लंबा सोच कर यहाँ पर निवेश कर रहा है और आपने इसी हिसाब से ग्रोथ दिख रही है। अब रही बात आप जो बबल की कर रहे हैं, देखिए फिलहाल अगर आप कुछ सेक्टर कुछ स्टॉक्स को छोड़ दीजिए तो बबल तो मुझे कहीं दिखाई नहीं देता। मार्केट में जो रनअप है वो कहीं ना कहीं से, अब जो यहाँ पर नींव रखी गई है बजट की, वो और बड़ी और बहुत बड़ी स्ट्रांग है, जिससे कि सेंसेक्स को 1 लाख और निफ्टी को 30,000 छूने में मदद कर पाए। तो थोड़े बहुत छोटे मोटे आपको ड्रॉप देखने को मिल सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बबल उन्हीं के लिए है जिन स्टॉक्स में स्पेकुलेशन है, जिनमें काफी हद तक जो है वो एक तरीके से मैनिपुलेशन दिख रहा है, लेकिन अदरवाइज अगर ब्रॉडर स्ट्रक्चर पर फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है। फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, और जिन स्टॉक्स में फ्रॉथ है तो उसमें जाहिर सी बात है, रवि सर का ये कहना है यहाँ पे, और 1 लाख के लेवल यहाँ पे सेंसेक्स तो 30,000 के यहाँ पर निफ्टी में नंबर्स आते हुए सर का ये मानना है कि देखने को उस तरफ बाजार बढ़ रहा है। अच्छा सर, अब हम लोग कुछ एक दो अगर नई थीम की बात करें तो उस पर हम आएंगे, अपने व्यूअर्स को बाद में आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जो सबसे पसंदीदा स्पेस है डिफेंस सेक्टर सर, उसकी बात करते हैं यहाँ पे, क्योंकि अंतरिम बजट में एलोकेशन को आगे बढ़ते हुए यहाँ पे देखने को मिला 6,21,000 करोड़ रुपए हुए हैं, और पिछले एक साल में निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स जो है, अगर उसका CAGR देखें रिटर्न, तो 151% रहा है, 150% का रिटर्न रहा है। और इसमें एक साल में कोचिंग शिपयार्ड को देखें, 655% का सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला स्टॉक बना है। दूसरे में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स करीब करीब 305% का इसने रिटर्न दिया है। लेकिन प्रॉफिट वाइज देखें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो है वो सबसे ऊपर आता है। सर, सरकारी डिफेंस स्टॉक की ये तेज़ी आपको लगता है, क्योंकि इस पर हमेशा चर्चा होती आई है, और उस पर एक यहाँ पे उदाहरण दिया जाता है कि आप ऑर्डर बुक देख लीजिए, लेकिन ये भी पीछे कई रिपोर्ट्स आई हैं जो बताती हैं कि ये महंगे स्टॉक्स हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर इस स्पेस में आपको लगता है कि अभी कोई हिडन स्टॉक है जो आपको लगता है कि नहीं, ये जो है ये अभी उतना भागा नहीं है और यहाँ पे इस पर आगे की बढ़ने की चांसेस हैं? देखिए हर्षी, आप बहुत चालाक हैं, आप 2 सवालों को पूछा है, लेकिन 2 सवालों में पूरा डिफेंस सेक्टर का जो है वो आप कवर कर रहे हैं। पहला देखिए, आपने बहुत अच्छी बात बताई, मैं डेटा में थोड़ा और ऐड ऑन करता हूँ। सिर्फ जनवरी से अब तक की बात कर लेते हैं, बहुत ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, तो अब तक डिफेंस काउंटर ने आज के दिन जो क्लोजिंग है उस पे 61% के रिटर्न दिया है पूरे डिफेंस पैक में। देखते हैं तो 7 से 8 स्टॉक आपको मिलते हैं, और हाई की कई स्टॉक्स आपको बड़े हाई बनाते हुए नजर आए। अब आपका जो दूसरा सवाल है, कहां पर अपॉर्चुनिटी, देखिए हम आज डिफेंस सेक्टर में आज 61% के रिटर्न के बाद भी क्यों कह रहे हैं कि अभी आगे यहाँ से और 30-40% चल सकता है। उसका सिंपल सा मेथड है कि हम 2014 और 2024 के बीच में जहां पर पूरे दौर को अगर पीछे एक बार पलट कर देखें, तो आज वही कंपनियां जो है वो एक्सपोर्ट कर रही हैं, वही कंपनियां जो है वो इस हिसाब से बिल्डअप हो गई हैं, फंडामेंटल ऐसे डेवलप हुए हैं कि हम बाहर के देशों को जो है वो सप्लाई कर रहे हैं। और मेक इन इंडिया के प्रोग्राम के तहत विकसित भारत के ऊपर जितना पैसा एलोकेट किया जा रहा है, जैसे 6,21,000 करोड़ आपने बताया, ये सारा पैसा इन कंपनियों के माध्यम से और छोटी मोटी कंपनीज यहाँ पर डेवलप होती हुई नजर आएंगी। तो HAL की पहले बात कर लें, HAL का टारगेट 8,000 रुपए, यानी कि यहाँ से सीधा 100% के तेजी आपको और देखने को मिलेगी। कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो जल्दी हम
जो आज एचएएल का भाव देख रहे हैं या कोचिंग शिपयार्ड का भाव देखेंगे, इसके साथ में कुछ स्टॉक जैसे आपने बीएल देखे, बीडीएल देखे, बीईएमएल देखे, पारस डिफेंस देखते हैं, तो इनमें थोड़ी अभी कम रैली देखने को मिली है। और अब मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इनमें आपको जो है वो ट्रैक्शन और अच्छा खासा अपवर्ड मोमेंटम बनता हुआ आ सकता है। देखिए हर चीज जब 60% की रैली हो तो 10-12% अगर करेक्शन आ जाए तो उसमें सब स्टॉक पे एग्जिट नहीं करते, उसमें स्टॉक को ऐड करते हैं। मुझे लगता है ये स्ट्रेटजी यहाँ पर अपनानी चाहिए। ठीक है। और रवि सर की एक खासियत है कि रवि सर बातों को घुमाते नहीं, एकदम जो भी कन्फ्यूजन होती है उसको दूर करते हैं, कहीं पे भी कोई शंका रहने नहीं देते। और जो भी व्यूअर्स हैं, मुझे लगता है उनके जो डिफेंस सेक्टर के, सरकारी डिफेंस सेक्टर से जुड़े जो भी उनके सवाल थे या कन्फ्यूजन थी, वो दूर होती है यहाँ पे देखी होगी। अच्छा सर, अब मैं यहाँ पर एक प्राइवेट डिफेंस सेक्टर की यहाँ पर बात करता हूँ, क्योंकि सर वो इस तेज़ी से अछूता रहा है सर। आगे क्या आपको लगता है कि ये थीम आगे काम आएगी? क्योंकि अब ऑर्डर बुक पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में भी जाती हुई दिखी है। आपका नज़रिया यहाँ पर क्या होगा सर? हर्ष, ये आपने ऐसा पॉइंट उठाया जो कि मैं आपको बताऊं कि किसी मीडिया चैनल में मैंने अभी तक ये डिस्कशन नहीं देखा। और आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, लेकिन शेयर नहीं अभी बताऊंगा। शेयर तब बताऊंगा जब आप जो ये बीटी बाजार इसको फॉलो करते रहेंगे, समय समय पर इस स्टॉक की चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट आप समझे, अभी तक सरकारी स्पेस की कंपनियां और जो कंपनियां डिफेंस में है वो है, लेकिन मैंने अभी बताया कि जो फंड एलोकेशन आएगा इसमें कई नए, फिर से सुन लीजिए, कई नए स्टार्टअप यहाँ पर बनेंगे और कई नई कंपनियां यहाँ पर लिस्ट होंगी और कई लिस्टेड कंपनियों को ऑर्डर मिलेंगे। तो प्राइवेट स्पेस को छोड़ना नहीं है। और रही बात स्टॉक की बात करूं तो बिल्कुल यहाँ से दमखम है 40% की रैली दिखाने का। तो उन स्टॉक्स की चर्चा आपको बीटी बाजार पे धीरे धीरे मिलता रहेगा। मुझे लगता है बिल्कुल आपकी इस थीम को फोकस करें, पिक कर लें अपने डेस्क, जहां पे आप डेस्क पे काम करते हैं वहां पर आप ये ध्यान रखें कि कौन से प्राइवेट स्पेस में रैली आएगी, उनको पकड़ेंगे। ठीक है सर, लेकिन आखिरी में जाते एक स्टॉक तो आप बता ही दीजिएगा, आखिरी में बता दीजिएगा भले ही, लेकिन एक तो बताइएगा सर, क्योंकि आपको जो व्यूअर्स हैं बेसब्री से आपका इंतजार करते हैं, आपकी चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, फॉलो करते हैं। और हमारे पास कमेंट भी आते हैं कि रवि सर के हम लोग ज़रूर फॉलो करते हैं और रवि सर ने हमें इतना फ़ायदा कराया, हमें इतना फ़ायदा कराया। इस तरह की चीज़ें होती हैं सर। तो उसके बाद सर, अच्छा इसमें एक ही चीज़ और मैं जोड़ देता हूँ सर, यहाँ पर जो शिपिंग इंडस्ट्री को लेकर बात हुई है, सरकार का साफ तौर पर फोकस शिपिंग इंडस्ट्री पे भी रहा है और उन्होंने क्रूज़ टूरिज्म रिफॉर्म्स की भी यहाँ पर बात करी है सर। तो आप शिपिंग सेक्टर को किस हिसाब से देख रहे हैं यहाँ पे? क्या वहाँ पर कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर देखने की ज़रूरत है इस वक्त? देखिए शिपिंग स्टॉक की तरफ अगर जाते हैं तो मुझे 2-3 स्टॉक्स याद आते हैं। आपने जी शिपिंग दिखा दिया है, एससीआई यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट दावेदार है, एससीएल जो है वो भी यहाँ पर कैंडिडेट है। और इन स्टॉक्स में तो अभी पार्टी शुरू हुई है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि आगे आने वाले समय में आपके पास ऑप्शन क्या है। देखिए अब 2 ऑप्शन यहाँ पर निकलते हैं हर्ष जी। अगर इस प्रोग्राम को आप पूरे साल तक देखते रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक पहला कि जो स्टेबल कंपनीज हैं उनके रनअप होंगे और ऐसी कंपनीज जो इस पे लिस्ट कराएंगी या इनसे ऑर्डर लेकर उनको उनको प्रोसेस करेंगे। मतलब नई कंपनीज भी यहाँ पर बनने के चांसेस है, लेकिन एग्जिस्टिंग कंपनी में ज्यादा ग्रोथ अभी दिख सकती है। फंडामेंटल यहाँ पर स्टेबल है। तो मेरी पहली चॉइस जो है उसमें अगर जाता हूँ तो जी शिपिंग और एससीआई हैं जिनको कि मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ और इनमें मैं कम से कम 30 से 40% का अपसाइड मोमेंटम यहाँ से देख सकते हैं। देखिए डिप आएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस पर करेक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर आपका व्यू 3 साल 5 साल का है तो ये वो कंपनीज हैं जो कि आपको मार्केट पे आउट परफॉर्म करती हुई नजर आएगी। ठीक है सर, आपने 2 स्टॉक्स ऐसे नाम बताए जहाँ पे 30 से 40% का अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकता है, लेकिन नज़रिया जो है वो लंबा रखना चाहिए। सर अब मेरा जो सवाल है दूसरा, यहाँ पर कि डिफेंस के ऊपर हमने अच्छे से पूरी चर्चा कर ली, अब रेलवे की बात करते हैं। सर बहुत सारे एक्सपर्ट से चर्चा होती है, आप जैसे दिग्गज एक्सपर्ट के साथ चर्चा होती है। मैं आपका नज़रिया यहाँ पर समझना चाहूँगा कि रेलवे के स्टॉक के रिटर्न तो बहुत शानदार दे रहे हैं, लेकिन सर इस तरह की बातें निकल के आती है कमाई के साथ तो मैच नहीं करते। जिस हिसाब से रिटर्न रहता है उस हिसाब से कमाई नहीं हो पाती। और आप ये देखिए, अगर मैं पिछले 1 साल का यहाँ पर चीज़ें भी देख रहा था कि 1 साल में IRFC ने करीब 450% का रिटर्न दिया है। फिर रेल विकास निगम हो गया, फिर जुपिटर वैगन हो गया। हालांकि IRCTC तो लंबे समय से सुस्ती रहा है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा फोकस पिछले कुछ दिनों से रहा है वो कवच, जो रेलवे सुरक्षा को लेकर होता है, इंस्टॉलेशन पर सबसे ज़्यादा, कवच इंस्टॉलेशन पर सबसे ज़्यादा फोकस रहा है। आप इस पूरे सेक्टर को कैसे देखते हैं और आपके इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से स्टॉक के रिटर्न्स आए हैं उस हिसाब से कमाई नहीं हो पाई? EPS की बात करते हैं जैसे हम।
देखिए, दो चीजें हैं यहाँ पर इस समय हर्ष जी। पहला कि देखिए, स्टॉक तो 400% तक चले हैं, 150% के रिटर्न दिए हैं। और मैं एक जो डेटा है, मैं उसी थीम पे वापस आता हूँ। जी मैंने आपको डिफेंस काउंटर का 61% का रिटर्न बताया था, और पिछले एक साल, 1 जनवरी से आज जो मार्केट अभी क्लोज हुआ है, इस पे अगर जाते हैं तो इस समय हम खड़े हैं 82.5% रिटर्न पे। शायद इस जी चीज को आप सरप्राइज करेंगे, और ये रिटर्न है पूरे जो रेलवे के काउंटर है उनका एवरेज लिया गया है। तो 82.5% रिटर्न अब तक इन स्टॉक्स में आ चुका है। अब आप, कुछ स्टॉक्स ने कम दिया, कुछ ने ज्यादा दिया। बात इस चीज की है कि देखिए, जब सरकार का साथ हो और सरकार का विजन हो, जैसे देखिए अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है खर्चे का टाइम। खर्चा किस चीज का? रेलवे का विकास हो रहा है, रेलवे की ट्रेन चेंज हो रही है, रेलवे के ट्रैक डल रहे हैं, तो अभी एक्सपेंशन जा रहा है। तो यहाँ पर एक्सपेंशन जब मोड होगा तो उस टाइम पे थोड़ा सा आपको फंडामेंटल फैक्टर पे कंप्रोमाइज करना पड़ सकता है, लेकिन स्ट्रक्चरल ग्रोथ जिसे हम लेकर चलते हैं तो यहाँ पर दिखाई देगी। सिर्फ पूरे पैक को अगर मैं देखता हूँ, चाहे टेक्सटाइल देखूं, JWL देखूं, कौन कौन देखता हूं, या फिर इरकॉन, IRFC, RVNL, इन सभी स्टॉक में आप ना पूरा का पूरा जो पोर्टफोलियो उसको डिस्ट्रीब्यूट करके रखिए। सिर्फ एक स्टॉक जो IRCTC है, वो चूंकि ज्यादा प्राइस है, मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव भी नहीं लगता, और लगता है कि 1150 या 1100 के आसपास आता है, तो मैं उससे हमेशा राय देता हूं कि आप एग्जिट कर लीजिए, छोटे स्टॉक्स की तरफ जाइए और ग्रोथ वाले स्टॉक्स की तरफ जाइए। तो यहां पर IRCTC से सिर्फ एक दूरी बनाकर बाकी पूरी बास्केट में बने रहिए और एकुमुलेट करिए। अगर मान लीजिए 3-4-5%, जैसे अभी दो बजट के पहले और बजट के बाद यहाँ पर 2-3% का करेक्शन आया। जुपिटर वेगन देख लीजिए, 570 का लो मारने के बाद आज वापस 640 खड़ा हो गया। तो जी ये सब चीजें क्या दिखा रही हैं कि आपके फंडामेंटल ठीक है, लेकिन थोड़े बहुत डिप आ सकते हैं, और ये कंपनियां आगे रिव्यू ज्यादा तेजी से करेंगी। तो मुझे लगता है कि आप जो रेलवे की जो मैंने बास्केट बताई है, बहुत फास्ट बोला है, टाइम कम है, वापस रिपीट करके देखिएगा। इन स्टॉक्स में डरने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं ना कि शरहद पे जब जाते हैं तो लड़ने के लिए, तो डटे रहिए। डटे रहेंगे तो आप जो पोर्टफोलियो में चमक देखना चाहते हैं, वो चमक आपके ये दो सेक्टर, अभी पहला मैंने डिफेंस की बात की थी, दूसरा आपने रेलवे की बात की, अगर इनके बिना पोर्टफोलियो बनाएंगे तो वो चमक नहीं आएगी। तो चमक नहीं आएगी। और आजकल के जो रिटेल निवेशक हैं तो वैसे भी बहुत ही दमदार हैं, रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है सर, ये चीज़ आपने बहुत अच्छे से क्लैरिटी दे दी। अब मैं एक और सेक्टर पर चर्चा करना चाह रहा हूँ सर, और यहाँ पे देखने की ज़रूरत भी है इस लिहाज से क्योंकि यहाँ पर सरकार ने बड़े रिफॉर्म्स की तैयारी कर रही है। बजट 2024 पेश करने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये ऐलान किया कि ग्रामीण क्षेत्रों की सभी भूमि को और खासकर विशिष्ट भूमि का पार्सल पहचान की संख्या दी जाए। इससे भूमि की पहचान संख्या के साथ साथ सर्वे, मैपिंग, मालिकाना हक और किसानों का रजिस्ट्रेशन भी किया जाएगा। उससे और साथ ही भूमि रिकॉर्ड का GIS मैपिंग के साथ डिजिटलकरण भी किया जाएगा। जियो मैपिंग लिस्टिंग से जुड़ी अगर सर कंपनियों की बात करें, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी आगे की संभावनाएं दिख रही हैं। लगातार सरकार लैंड रिफॉर्म्स की बात कर रही है सर। मैप माई इंडिया हो गया, ये जेनेस इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन हो गया, या फिर इसके अलावा आपके नज़र में कौन से स्टॉक्स हैं सर जो आपको लगता है इस थीम पे काम किया जा सकता है? देखिए, इस थीम पे तो मैं जाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा फर्स्ट हाफ छोड़ करके हर्ष जी, क्योंकि इनमें थोड़ा सा मैं करेक्शन का वेट कर रहा हूं, क्योंकि इन स्टॉक्स में सरकार के जो अनाउंसमेंट होती है उसके टाइम पे चढ़ते हैं, और उसके बाद फिर थोड़ा सा इनमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट उतना सपोर्ट नहीं दे पाते, जो बात आप अभी रेलवे की बात कर रहे थे। अब आ जाते हैं, देखिए इसमें डेटा पैटर्न भी एक कंपनी है, खासतौर से डेटा मैनेजमेंट के रिगार्डिंग जितनी भी कंपनीज है उनका इम्पैक्ट यहाँ पर काफी पॉजिटिव होगा। तो मैं इस समय की जो बास्केट है उसमें इन स्टॉक्स में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करने की राय दूंगा, लेकिन लंबे समय की प्रॉफिट बुकिंग नहीं। सिर्फ यहां से मैं उम्मीद करता हूं कि अगर 5 से 10% का करेक्शन मिलेगा, चाहे आज मिले, 6 महीने में मिले, 8 महीने में मिले, धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करूंगा, क्योंकि ये साल में आपको 16-17% के रिटर्न देगा, जो कि आपको सेफ रिटर्न होंगे। मुझे लगता है वहां पर फोकस करना चाहिए फिलहाल। फर्स्ट हाफ यानी कि अभी के समय में थोड़ा इन शेयरों पे मुनाफा वसूली का दौर देखना चाहिए। ठीक है, जियो मैपिंग से जुड़े स्टॉक्स के ऊपर सर की सलाह रहेगी, जो कि डिजिटलाइकरण को लेकर इस पर फोकस की बात यहाँ पर सरकार की तरफ से होती आई है। अच्छा सर, एक चीज़ और, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ब्लू इकोनॉमी को लेकर भी इस बजट में फोकस अपना बढ़ाया है। बजट में खासतौर पर झींगा जो पालन है उसकी योजना को लेकर ऐलान किया गया। आप देखिए स्पेस में आप एपेक्स फ्रोजन फूड्स है, अवंती फीड्स हैं,
वाटर बेस लिमिटेड है। वाटर बेस लिमिटेड में तो अच्छी खासी तेज़ी और छाल देखने को मिला है, यहाँ पे 100 रुपये का स्टॉक है। आप सर, आप इस थीम को कैसे देख रहे हो, खासकर ब्लू जो यहाँ पर यहाँ पर एक नए सेक्टर की तरफ फोकस हो रहा है जो सरकार का, किस नज़रिए से इसको देखना चाहिए? देखिए, मैं आपको हर चीज बताऊं कि अगर इन स्टॉक्स में, देखिए सबसे पहले समझिए, इन स्टॉक्स की मैं बात इसलिए कर रहा हूं डिस्कशन में, आपको एक चीज रिमाइंड कराना चाहूंगा। ये स्टॉक्स, अगर मान लीजिए आज मैं निवेश कर देता हूं, फिर ध्यान से सुने सारे लोग, अगर आज मैं निवेश कर देता हूं और पूरे साल रिटर्न नहीं देंगे, तो अगले साल बजट जब आएगा ना, तो ये स्टॉक ऑटोमेटिकली आपको 12-16% का रिटर्न आराम से दे जाएगा। पॉइंट कहने का ये है कि ये गवर्नमेंट के फंडामेंटल जिस हिसाब से सब्सिडी अनाउंसमेंट होती है, जिस हिसाब से एलोकेशन होती, उसमें थोड़ा सा कम चलते हैं, लेकिन जब बजट आने वाला होता है तो आपको ज्यादा अट्रैक्शन दिखाई देता है। तो मैं ये कहूंगा कि आप अपना पोर्टफोलियो यहाँ पर थोड़ा सा सेफ रखें। और आपने जैसे अवंती फीड की बात की, वाटर की बात करी है, या फिर मैं ये कहूंगा कि आप इनको थोड़ा सा चेंज करके आप एनएफएल या फिर आप मद्रास फर्टिलाइजर, और दूसरी तरफ अगर जाते हैं फैक्ट, इन सब की तरफ अगर आप केमिकल स्टॉक्स की तरफ मूव करेंगे तो इनमें प्रॉफिट आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर ज्यादा आपको दिखाई देगी। और इनमें भी जो आप पोर्टफोलियो अपना रखें वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव जो ना रखें, पोर्टफोलियो का 5 से 7% का हिस्सा ही यहाँ पर डालें, क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस आएंगे ऐसे बहुत ज्यादा नहीं है। फिलहाल अभी के हिसाब से आपको पोर्टफोलियो में ये रिस्ट्रक्चरिंग करना है। ठीक है सर, फर्टिलाइजर स्टॉक्स पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, आपकी यहाँ पे ये सलाह है। अच्छा सर, अब अगले सेक्टर की बात करते हैं, इंफ्रा की। सर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में बिहार में 3 एक्सप्रेसवे, दो मंदिर में कॉरिडोर के साथ जो पूर्वी राज्यों में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है समेत दूसरे डेवलपमेंट के लिए पूर्वोदय स्कीम जैसी चीज़ों का ऐलान किया है। यहाँ पे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे फेज में करीब 25,000 गाँव तक सड़कें बनाई जाएंगी। वहीं साथ ही नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत करीब करीब 12 इंडस्ट्रियल पार्क भी बनाए जाएंगे। सर, इसमें हाउसिंग सेक्टर को भी जोड़ लें अगर पूरा निचोड़ करा जाए, क्योंकि इंफ्रा सेक्टर के ऊपर चर्चा करने बैठेंगे तो पूरा एक शो बन जाएगा सर। लेकिन आपकी नज़र में अगर इसको फिल्टर किया जाए तो कहाँ देखना चाहिए? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा हरजी, और मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको जल्दी इस तरीके के शोज स्टार्ट करने पड़ जाएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से लोगों की डिमांड आपके लिए आ रही है, आपको लोग पसंद करते हैं, वो जरूर यहाँ पर जरूरी है। फिलहाल इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए, मैं 2-3 स्टॉक्स पे ही फोकस कर रहा हूँ। पहला है केएनआर कंस्ट्रक्शन, आप लोग नोट कर लें, केएनआर कंस्ट्रक्शन। दूसरा है जीएमआर इंफ्रा। तीसरा है यहाँ पर आईआरबी इंफ्रा। ये 3 ऐसे स्टॉक्स हैं। और दूसरी तरफ अगर जाते हैं तो एनसीसी और एनएमडीसी, इनको भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर फोकस करके चल रहा हूँ, क्योंकि इनका भी काफी हद तक रोल इसी टाइप में आ जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय के हिसाब से इन स्टॉक्स को आप अपनी बास्केट पे बिल्कुल एकोमोडेट करें। और इनफैक्ट आईआरबी इंफ्रा, देखिए जीएमआर इंफ्रा का जो अभी आपने T1 एयरपोर्ट पर केस देखा, उसकी वजह से थोड़ा सा एक डिप्रेशन आया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो फंडामेंटल है वो काफी स्ट्रांग है, उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगा। तो यहाँ पर अगर डाउन साइड देखते हैं तो वो लिमिटेड है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं तो ये अच्छा खासा 20 से 25% की रैली दिखा सकते हैं। और सेफ चलिए, तो गवर्नमेंट की स्कीम्स और गवर्नमेंट के डेवलपमेंट और उसके ऊपर अगर जाते हैं तो मुझे लगता है ये काफी अग्रेसिव है, इनके ऊपर यहाँ पर फोकस करना चाहिए। ठीक है सर, आपने ये भी दुविधा दूर कर दी। और ये चीज़ बहुत अच्छी रहती है कि सर आप एक ना सिर्फ पूरे सेक्टर को समझाते हैं और साथ में टॉप पिक्स जो होती हैं वो भी बताते हैं, ताकि एक जो कन्फ्यूजन जो होता है जो निवेशकों के मन में, वो भी दूर रहता है कि कहाँ डाला जाए पैसा। कि सर तो सिर्फ जानकारी तो दे रहे हैं लेकिन बता नहीं रहे कहाँ डालना है, तो ये चीज़ भी आप पूरी तरीके से क्लियर कर देते हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है सर। अच्छा, इसके अलावा सर बजट में देश के करीब 100 शहरों की तस्वीर बदलने का भी ऐलान किया गया है यहाँ पे। और वित्त मंत्री ने यहाँ पे ये कहा कि तस्वीर बदलने का मतलब यहाँ पे कि जल पूर्ति हो गया, वाटर प्यूरिफिकेशन हो गया, कचरे के मैनेजमेंट को लेकर भी फोकस किया गया। और मूडीज़ की पीछे एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें वाटर मैनेजमेंट से जुड़े कई जोखिमों की भारत को लेकर बात की गई थी। और यहाँ पे जो इस तरीके से हमने देखा भी था कि वो काफ़ी कंसर्न दिख रहे थे। लेकिन ये चीज़ भी यहाँ पे फोकस करती है कि वाटर मैनेजमेंट एक बड़ी थीम आगे चलकर उभर सकती है। इस सेक्टर को ग्रोथ के हिसाब से अगर समझना हो सर, वाटर वेस्ट हो गया यहाँ पे, ट्रीटमेंट, वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट हो गया, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, किस तरह की कंपनियाँ आपको लगता है कि यहाँ पे आगे निकल सकती हैं? और क्योंकि वावा बैक जैसी कंपनियाँ और भी कई कंपनियाँ जिन्होंने अच्छा खासा रिटर्न दिया है पिछले कुछ वक्त में, कहाँ देखना चाहिए सर? देखिए, आप दोनों जो इस सेक्टर की जो बात कर रहे हैं, एक्चुअली में पहली बात इसके पास बहुत लिमिटेड ऑफर है, और लिमिटेड ऑफर
लिमिटेड ऑप्शन है, सॉरी, इस लिमिटेड ऑप्शन की वजह से एक अग्रेसिव स्टॉक्स में आपको जाने पे थोड़ा सा रिस्क पैदा होता है। इसीलिए मैं बहुत ज्यादा अभी यहाँ पर वेट एंड वॉच करने की कोशिश कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि जो आजकल आईपीओ का दौर है उस पे प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, और जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इस ट्रीटमेंट प्लान या फिर इस तरफ जा रही है जो कि वाटर ट्रीटमेंट या वाटर के लेकर के है, या फिर ये कहें कि स्वच्छ भारत पे जो स्वच्छ वाटर मिलने वाला है उसके ऊपर अगर जाते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद कंपनियों की थोड़ी सी कमी है, तो इसीलिए यहाँ पर एक्सपोजर थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। लेकिन आगे आने वाले टाइम पे मुझे उम्मीद है कि इस टाइप की कई कंपनियों के जो पाइप के ऊपर काम कर रही हैं या फिर जो ट्रीटमेंट प्लांट्स बना रही हैं, उनके स्टॉक्स जब ज्यादा लिस्ट होंगे उनकी तरफ फोकस रखें, क्योंकि वो आईपीओ मार्केट पे चमकते हुए नजर आएंगे। ठीक है सर। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए, क्योंकि आपसे जब मेरी बात हुई थी तो आपने कहा था रियल एस्टेट सेक्टर से अभी दूर रहने की सलाह है। यहाँ पर पीछे हमने कुछ महीने की बात करें तो वहाँ पे ये बात आपकी सही साबित भी हुई है। यहाँ पे कौन से आपको लगता है कौन से सेक्टर हैं जहाँ पे अभी दूरी बना के रखनी चाहिए, और कौन से ऐसे सेक्टर जहाँ पर देखने की ज़रूरत है? देखिए हर्ष जी, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल जरूर आपको नजर आएगा, लेकिन मैं आम आदमियों की बात की अगर करूं तो रियल एस्टेट के ऊपर तो अभी यहाँ पर जो टैक्स लागू किया गया है, जो सरकार ने दिखाया है, वो शायद रियल एस्टेट कंपनियों के लिए थोड़ा सा दिक्कत की बात है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की थीम पे अगर जाएंगे तो रियल एस्टेट का फायदा तो जरूर नजर आ रहा है, लेकिन टैक्स रिजीम पे की तरफ जाते हैं तो थोड़ा सा पेन अभी और इस क्वार्टर में रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अब आपको जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर जो आपको टैक्स देना पड़ रहा है, पहला। दूसरा, इस समय इसी वजह से आपको जो लग्जरी ब्रांड के यहाँ पर रियल एस्टेट है उनमें और थोड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। और दूसरी तीसरी तरफ अगर जाते हैं तो जो सेल्स के नंबर हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 2-3 क्वार्टर में बहुत ज्यादा कुछ अट्रैक्शन नहीं दिखाएंगे। तो यहाँ पर सभी को सजेशन यही होगा कि प्रॉपर्टी स्टॉक्स में आप अगर मुनाफा वसूली कर लें या फिर आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लें, तो आप 2 सेक्टर पे यहाँ पर मूव कर सकते हैं। पहला, अभी हर्ष जी ने जो बात करी तो उसको मैं एक सेक्टर पर जो मिस कर गया वो था पावर सेक्टर की तरफ, दूसरा माइनिंग सेक्टर की तरफ, क्योंकि और तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर की हमने डिस्कस ही कर लिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरफ मूव करने में आपको प्रॉपर्टी यानी रियल्टी काउंटर वाले फायदे भी मिलेंगे, और आपको बहुत ज्यादा कुछ जो है वो इम्पैक्ट भी नहीं होगा, जो निगेटिविटी आएगी बाद में फिर से वापस उसी ट्रेन पर चढ़ जाएंगे, खड़ी हुई यहीं मिलेगी, इसलिए परेशानी की बात नहीं है। ठीक है सर, पावर सेक्टर पे मैं आ रहा था लेकिन आपने पहले ही बता दिया, चलिए ठीक है सर। अच्छा सर, इसके अलावा सरकारी बैंकों को लेकर सर जिस तरीके की पीछे रैली देखने को मिली और अच्छा खासा निवेशकों ने पैसा बनाया है, लेकिन यहाँ पर आरबीआई का जो बयान निकल कर आया है, उन्होंने ये जो चीज़ बोली है कि जो रिटेल निवेशक हैं वो एफडी आरडी में पैसा डालने के बजाय वो म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट में पैसा डाल रहे हैं, और इससे साफ तौर पे जो बैंक होते हैं वो डिपॉजिट से कमाई करते हैं, और सीधी सी बात है वो इम्पैक्ट होगा तो सर इसका असर देखने को मिलेगा। इसमें Q1 के नंबर्स और जोड़ लेते हैं सर। आप आने वाले दिनों में पीएसयू बैंकिंग में आपको लग रहा है कि जिस तरीके की तेज़ी पिछले 1 साल में 2 साल में रही वो आगे भी जारी रहेगी? अगर रहेगी तो कहाँ आपको लगता है कि ये स्टॉक्स है या फिर ये है जहाँ पे आगे तेज़ी देखने को मिल सकती है? हर्ष जी, आप मतलब आप कोई सेक्टर छोड़ोगे नहीं, आज आप सबके पोर्टफोलियो बनवा ही दोगे, और सबसे खास बात आपकी है कि आप कुछ छोड़ते नहीं हो। नहीं सर, वो आप साथ दे देते हैं इसलिए मैं छोड़ता नहीं। देखिए, इस समय सबसे इंपॉर्टेंट आपने क्वेश्चन उठाया है। आपने कई बैंकों में प्रॉफिट बुकिंग आज देखी, बैंक निफ्टी में आज गिरावट का ट्रेंड रहा, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप वापस स्क्रीन जाके देखें तो आपको पीएसयू बैंकों में जबरदस्त तेजी का माहौल इसलिए बना है क्योंकि इनका अभी ट्रैक्शन तो शुरू हुआ है। अब इसमें कई चीजें मैं सेगमेंट वाइज बताता हूं जो आपको समझ में आएंगे। जैसे पहला बैंक जो मुझे पसंद आ रहा है वो है जेके बैंक। अभी जब से ही आपने देखा कि जम्मू और कश्मीर जहाँ ये 370 का सॉल्व हुआ, उसके बाद से जम्मू कश्मीर बैंक जो है वो फाइट कर रहा है, और मेरे हिसाब से बहुत अग्रेसिव तरीके से इस स्टॉक में रिटर्न आपको मिल सकते हैं। जब इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और होता हुआ नजर आएगा तो ये स्टॉक 150 की सीरीज में पहुंचता हुआ नजर आएगा। दूसरा, आपने आप जो बैंक की बात कर रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट टाइम है तो मैं ले लेता हूं, सेंट्रल बैंक, आईओबी, और इस समय अगर देखते हैं तो पीएसबी, पंजाब एंड सिंध बैंक, ये ऐसे बैंक हैं जिनमें की एक अग्रेशन यहाँ पर दिखाई देगा। प्राइवेट बैंकिंग की तरफ जाते हैं तो 2-3 बैंक है। एक बैंक जो मैं भूल गया वो बैंक ऑफ बड़ौदा, आप उसको भी यहाँ पर अपने टारगेट पे रख कर चलें। और प्राइवेट की तरफ जब आते हैं तो आईडीएफसी फर्स्ट और आईडीबीआई, ये 2 बैंक ऐसे हैं जो कि
अपनी उम्मीद से ज्यादा अच्छा आप करते हुए नजर आएंगे। और दिग्गज, जहां पे लीडर की बात करें, जैसे आपने एचडीएफसी देखा है, आईसीआईसी देखा है, इनमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग रहेगी या थोड़ा साइडवेज सा ट्रेंड होगा, आउट परफॉर्म मार्केट को नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा वो दबाव जो आप जो पूरी बात कर रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पर स्पेस क्रिएट हुआ है। सरकार की स्कीम्स को देखें, एजुकेशन लोन की तरफ फोकस या फिर बिजनेस लोन की तरफ फोकस, इस टाइप से अगर जाते हैं तो आगे का जो सेक्टर है उसमें एनबीएफसी और छोटे मंझोले बैंकों की ग्रोथ ज्यादा अच्छी स्ट्रांग दिखाई दे रही है। ठीक है, एमएसएमई सेक्टर को खास तौर पे जो इसे इकोनॉमी की रीढ़ कहा जाता है उस पर फोकस होता हुआ ज़्यादा दिखा पिछले कुछ बजट में, तो आप साफ तौर पे तस्वीर देख सकते हैं। आखिरी सवाल सर मेरा आपसे, स्पेस सेक्टर की बात करते हैं सर, एक बार फिर इसमें एलोकेशन है वो बढ़ता हुआ दिखा। इस बार 13,000 करोड़ के आसपास का एलोकेशन हुआ है और साथ में वेंचर कैपिटल फंड जो करीब 1,000 करोड़ रुपए का है वो भी बनाया गया है। स्पेस सेक्टर में आपको लगता है कोई स्टॉक या फिर आपको लगता है कि इस थीम पर काम किया जा सकता है आगे के लिए? देखिए, इस सेक्टर में अगर देखा जाए तो काफी बड़ा पोटेंशियल है और सरकार ने इसीलिए यहाँ पर एलोकेशन काफी हद तक बढ़ाया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा जो फर्स्ट हाफ, यानी कि अभी जो पहला टाइम चल रहा है, जिसमें आपने अभी मैंने जैसा डिफेंस स्टॉक और एरोस्पेस के स्टॉक की बात की थी, वो जी थोड़े से 3 से 5% तक की करेक्शन के बाद ज्यादा अट्रैक्टिव होंगे। लेकिन पारस डिफेंस एचएएल को आप छोड़िएगा नहीं, लंबे समय की हमने बात कर रही है और अभी कई नई कंपनियों का यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। मुझे लगता है वो आगे अग्रेसिव तरीके से रिटर्न देते हुए नजर आएंगे, तो उन पे फोकस रखिए, संभल कर पोर्टफोलियो बनाइए, ज्यादा भागने की इधर उधर जरूरत नहीं है। जिन स्टॉक्स की चर्चा करिए उनको रिव्यू करिए, उनके फंडामेंटल देखिए, तो आपको बहुत क्लियरिटी मिलेगी। ठीक है सर। वो और आखिरी जो सवाल छूट गया था डिफेंस का, प्राइवेट कंपनी का कुछ सलाह देना चाहेंगे या बाद में दोबारा शो करेंगे तब बताएंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल, उसके लिए तो बीटी बाजार को फॉलो करना पड़ेगा ना, तभी तो हम अगले शो में हम लोग चर्चा जरूर करेंगे। ठीक है सर। ठीक है सर, आपने हर एक चीज़ का, हर एक पहलू को बहुत विस्तार से समझाया और मुझे लगता है बजट का हमने जो भी निचोड़ था वो सामने आपकी वजह से रखा। अपने व्यूअर्स, जो भी निवेशक जो भी जुड़ रहे हैं, ये चर्चा कैसी लगी हमारे तमाम व्यूअर्स को आप ज़रूर, जो भी व्यूअर्स हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और सर ख़ास तौर पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने व्यस्त समय में, जब भी हम लोग आपसे गुजारिश करते हैं, आप आते हैं और अपना कीमती समय देते हैं। बिजनेस टुडे की पूरी टीम की वजह से बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये खास चर्चा सुन रहे थे आप। बजट को हम लोग मोदी इकोनॉमिक्स करने की कोशिश कर रहे थे कि इस हर सेक्टर पर जिस तरीके से एलोकेशन हुआ है, कौन सी जो नए स्टॉक्स हैं जहाँ पे देखने की ज़रूरत है, कौन सी नई थीम है जहाँ पे देखने की ज़रूरत है, और कौन से जो पुराने स्टॉक्स हैं जो चल चुके हैं, क्या उनमें दम है अभी आगे चलने का। तो ये पूरा शो पे हमने चर्चा करी। कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।